जय हिंद। आज एक नया वीडियो के साथ पुनः मैं उपस्थित हूँ। इतिहास का पाठ है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। इतिहासकारों ने अनेक स्रोतों की चर्चा की है। उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को 19 मई 2020 को PDF नोट्स के रूप में आप इसका अवलोकन कर चुके हैं। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए साहित्यिक स्रोतों को जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे समझते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी तीन वर्गों में बांटा गया है, एक वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। अब हम वैदिक साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है वेद। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनसे वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक बातों की जानकारी मिलती है। अतः इतिहासकारों ने इसे प्राचीन साहित्य के स्रोत माना है। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी वैदिक स्रोत है, वैदिक साहित्य है। ब्राह्मण से वैदिक कालीन कर्म की जानकारी प्राप्त होती है, कर्म कांड, यज्ञ कांड आदि की विधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अतः यह भी इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। अन्य है अरण्यक। अरण्यक से वैदिक काल के ज्ञानों की, धार्मिक ज्ञानों की जानकारी प्राप्त होती है। अतः यह भी एक स्रोत माने गए हैं। स्मृति। स्मृति प्राचीन भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्मृतियों की संख्या कई हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। इसके अलावा गौतम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। इनसे प्राचीन धार्मिक कानून, धर्मशास्त्र और रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण नहीं, महाकाव्य। स्मृति के बाद हम देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य मुख्य रूप से दो हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत से प्राचीन काल के राजतंत्र, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। अतः यह भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने गए। अंतिम वैदिक साहित्य के रूप में हम देखते हैं पुराण। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। इसमें पुराने बातों को दर्शाया गया है, रखा गया है। इससे भी प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या ऐसे 18 है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ही पुराणों में ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी अधिक मिलती है। अतः यह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत माने गए हैं। आइए हम बौद्ध साहित्य को देखने का प्रयास करते हैं। बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान पिटक का है। पिटक को त्रिपिटक भी कहा गया है, क्योंकि इसमें 3 ग्रंथ हैं, एक सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। सूत पिटक में महामानव बुद्ध की शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की जानकारी दी गई है। अतः पिटक भी प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जातक की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 549 कथाओं का यह संग्रह है।
इसमें बुद्धकालीन धर्म के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे महत्व दिया है। अगला है मिलिंद पन्हो। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर या मिलिंद की चर्चा है और नागसेन के वार्ता है। इनसे उस समय के धर्म, खासकर मौर्योत्तर काल के धर्म, राजनीति एवं अन्य दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश महावंश यह बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका की ग्रंथ है, अतः बुद्ध के संबंध में अधिक जानकारी दी गई है, साथ ही बौद्ध काल के विभिन्न दशाओं की जानकारी भी। आइए अब देखते हैं मंजूश्री मूल कल्प। मंजूश्री मूल कल्प में अनेक ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है, कई वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है, अतः धर्म के साथ साथ यह तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक पक्षों पर भी यह प्रकाश डालती है, इसलिए इसे ऐतिहासिक स्रोत माना गया है। ललित विस्तर यह महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध के गाथाओं को इसमें रखा गया है, लेकिन बुद्ध के गाथाओं के साथ साथ इसमें उस समय के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पक्षों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, अतः इतिहासकारों ने इसे भी एक साहित्यिक स्रोत माना है। अब हम जैन साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं जैन ग्रंथ। इसमें पहला स्थान है 12 अंग का। जैन साहित्यों को, प्राचीन साहित्यों को आगम कहा जाता था। आगमों में मुख्य है 12 अंग, इसे द्वादश अंग भी कहा जाता है। इसमें तत्कालीन जैन धर्म के विभिन्न उपदेशों, सिद्धांतों को रखा गया है, अतः जैन धर्म के साथ साथ उस समय के तत्कालीन स्थितियों की जानकारी इनसे प्राप्त होती है, अतः 12 अंग का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान देखा गया है। कल्प सूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने की। इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं की भी चर्चा है और तत्कालीन धर्म के साथ साथ, जैन धर्म के साथ साथ उस समय के परिस्थितियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला हम घटना देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं परिशिष्ट पर्वन के रूप में। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने किया था। इसमें कई ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, अतः यह ग्रंथ भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने गए हैं। कथा कोश और लोक विभाग, ये दोनों जैन साहित्य हैं। इसमें जैन उपदेशों, सिद्धांतों के साथ साथ जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अतः इन्हें भी ऐतिहासिक स्रोत माना गया है। अंतिम जैन साहित्य है तत्वार्थ सूत्र। इनका भारतीय इतिहास में, जैन साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वही स्थान है जो वैदिक साहित्य में गीता का, इस्लामिक साहित्य में कुरान का और ईसाई साहित्य में बाइबिल का। अतः तत्वार्थ सूत्र का जैन साहित्य में बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनसे उस काल के बौद्ध के संबंध में, क्षमा करेंगे, जैन धर्म के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, अतः यह महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने गए हैं। आइए हम समझते हैं धर्मेतर साहित्य को। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक लोक साहित्य या काल्पनिक साहित्य, दूसरा है जीवन चरित्र या जीवनिया, और तीसरा है यात्रा विवरण। अतः सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ अथवा लोक ग्रंथ अथवा काल्पनिक ग्रंथ में से पहला स्थान है अर्थशास्त्र का। इसकी रचना चाणक्य द्वारा माना जाता है। इसमें मौर्य
साम्राज्य के प्रशासन एवं अन्य गतिविधियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अतः यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में नंद वंश, मौर्य वंश से पूर्व नंद वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, साथ ही मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य के स्थापना के संबंध में अनेक जानकारियाँ दी गई है। इसलिए मुद्रा राक्षस को भी प्राचीन साहित्यिक स्रोत माने गए हैं। कालिदास की रचना है। कालिदास गुप्त काल के विद्वान थे, अतः इन्होंने गुप्त काल पर काफ़ी प्रकाश डाला है। उस समय इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उनमें से कुछ तो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालवा अग्निमित्र और रघुवंश महाकाव्य में ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अतः कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने गए। महाभाष्य। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। यह मौर्य वंश पर प्रकाश डालता ही है, साथ ही पुष्यमित्र शुंग के काल के अनेक घटनाओं की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। साथ ही उत्तर वैदिक काल और परवर्ती वैदिक काल के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थितियों की जानकारी भी इनसे प्राप्त होती है। अतः महाभाष्य को महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना गया है। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में यवन राजाओं, यवन आक्रमण जो मौर्योत्तर काल में हुआ, इस पर प्रकाश डाला गया है। अतः यह भी महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की। यह कश्मीर के इतिहास पर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अतः कल्हण को इतिहासकारों ने काफ़ी महत्व दिया है। आइए हम अगले बिंदु को देखने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं जीवन चरित्र या जीवनियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इनमें से पहला स्थान है बुद्ध चरित्र का। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की। इसमें मौर्योत्तर काल की, खासकर कुषाण वंश की और कनिष्क के काल के विभिन्न दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अतः यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। हर्षचरित। हर्षचरित की रचना मानभट्ट ने की और इसमें हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों को दिखाया गया है। अतः यह महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। गौरवाहो। गौरवाहो में मुख्य रूप से कन्नौज के राजा यशोवर्मन की जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन इतिहास पर भी गौरवाहो से प्रकाश पड़ता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। विक्रमांक देवचरित। यह विक्रमादित्य सम्राट पर लिखा गया है और यह मुख्य रूप से चालुक्य राजा के संबंध में जानकारी देती है ग्रंथ। साथ ही चालुक्य वंश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पक्षों पर भी यह ग्रंथ प्रकाश डालने का काम करती है। अतः यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। पृथ्वीराज रासो। यह पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर आधारित ग्रंथ है। अतः यह पूर्व मध्यकाल के दशाओं पर प्रकाश डाला है और पृथ्वीराज चौहान के शासन के साथ साथ तत्कालीन राजपूत शासन को भी दिखाया गया है इसमें। अतः पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने गए हैं। आइए हम देखते हैं अगले बिंदु। तो पाते हैं यात्रा विवरण भी साहित्य के महत्वपूर्ण स्रोत थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में इनका भी स्थान है। इसमें से तीन मुख्य हैं। एक यूनानी यात्रा विवरण, दूसरा चीनी यात्रा विवरण, तीसरा मुस्लिम यात्रा विवरण। तो प्रथम हम देखते हैं यूनानी यात्रियों का विवरण। इसमें से मुख्य है नियार्कस, अरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के समय भारत
आए थे और सिकंदर कालीन आक्रमण एवं उस समय के राजनीतिक दशाओं पर इन्होंने विवरण लिखा है। अतः इनके यात्रा विवरण को भारतीय प्राचीन साहित्य स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अलावा मेगास्थनीज भी यूनानी था, जो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में रहा था और यहाँ पाटलिपुत्र सहित भारतीय इतिहास पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियार्कस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज जैसे अनेक यूनानी यात्रियों ने भारत के संबंध में विवरण लिखा और इनसे भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, हम चीनी यात्रा विवरण भी देखते हैं। इसमें से प्रथम पाते हैं फाहियान, जो गुप्त काल में आए थे और इन्होंने गुप्त साम्राज्य के संबंध में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। अतः फाहियान के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। इसके अलावा दूसरे चीनी यात्री देखते हैं ह्वेनसांग, वे हर्षवर्धन के काल में आए और हर्षवर्धन के समय के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षिक दशाओं को इन्होंने दर्शाया है। इनके विवरण भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। इसके अलावा इत्सिंग, जो 673 ईस्वी में भारत आए और 695 तक इन्होंने भारतीय इतिहास का दर्शन किया और लिखा। इनके विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अतः इत्सिंग के विवरण भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। मुस्लिम यात्रियों के विवरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अल बिरूनी ऐसा ही विद्वान था, इन्होंने तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। यह इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जैसे फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण। अतः अल बिरूनी के रचना से भी, विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। सुलेमान और अल मशूरी भी ऐसे ही विद्वान थे, इन्होंने भी भारत में आकर भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला। अतः सुलेमान और अल मशूरी के विवरण से भी हम भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक स्रोत थे, अनेक साहित्यिक स्रोत थे और इनकी संख्या विपुल है, बहुत ज़्यादा है। इतिहासकारों ने इनसे ऐतिहासिक तत्वों को प्राप्त कर प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किया है और भारतीय इतिहास इन्हीं ग्रंथों पर आधारित है। पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा। धन्यवाद। थैंक यू।